IVM. Hi everybody, just wanted to ask everyone for a quick favor. We're running a brand survey right now and would really appreciate it if you could let us know what you think about the advertising on IVM. Go to ivmpodcast.com/survey and do let us know. As part of this, we'll be selecting 10 random participants and sending them some IVM swag, so do fill out those surveys. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम है आपका पैसा वैसा, सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं PMS के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें न्यूनतम निवेश, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख होता है। आप इनके बारे में, ये PMS स्कीम के बारे में जरूर पढ़िए, जो डिटेल्स होते हैं। सौरभ जो हमारे गेस्ट हैं आज, वो इंग्लिश पैसा वैसा में भी आए हैं, और PMS के बारे में हम लोग ने एक बार PMS वर्ल्ड के साथ भी एक एपिसोड किया था। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसके बारे में आप अपना रिसर्च करें। हम ये एपिसोड में स्पेसिफिक सवालों का जवाब देंगे, जो ऑफ कोर्स थोड़े बहुत PMS के बारे में भी होंगे, तो आपको उसमें भी जानकारी तो मिलेगी मिलेगी। मेरे आज के एपिसोड के मेहमान कपिल देव वर्मा और सौरभ मुखर्जी, जो मार्सेलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं। कपिल देव वर्मा मार्सेलिस के क्लाइंट सर्विसिंग के हेड हैं, और सौरभ मार्सेलिस के फाउंडर और CIO हैं। मार्सेलिस जो है वो इंडिया के अमंग टॉप बेस्ट PMS में से है। आप उनके वेबसाइट में जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, marcelis.in। तो वो जानकारी आप कीजिए। ये एपिसोड हम लोग चालू करते हैं। कपिल, सौरभ, स्वागत है आपका हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू अनुपम। शुक्रिया बुलाने के लिए अनुपम, शुक्रिया हमको इनवाइट करने के लिए। ग्रेट, थैंक यू। सो कपिल, आपसे शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे जो फर्स्ट थोड़े से बेसिक से सवाल हैं, जो शायद PMS स्कीम में पहली बार निवेश कर रहे हैं उनके लिए, राइट, क्वाइट बेसिक। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि ये पूल अकाउंट क्या होता है। मैं तो एक चेक आपको देता हूँ, मैं मार्सेलिस को एक चेक काट के देता हूँ 50 लाख का, और ये पैसा एक पूल अकाउंट में जाता है। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पैसे सेफ हैं? ओके, फर्स्ट वो। सेकंड, मैं इंडिविजुअली शेयर्स क्यों नहीं खरीद सकता? समझिए आप शेयर X, शेयर Y, शेयर Z मेरे लिए खरीदते हैं, तो वो तो मैं अपने आप ही कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स, गॉड फॉरबिड, अगर कल मार्सेलिस बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? ओके, सो जस्ट टू रिकैप, क्या मेरा पैसा सेफ है? कल अगर मार्सेलिस बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? एंड क्या मैं इंडिविजुअली शेयर्स खरीद सकता हूँ? करेक्ट, ठीक है अनुपम। सो बेसिकली आपको पहले समझना होगा कि पूल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, PMS का जो सेटअप है बेसिकली ये कैसे होता है। तो ये सारा इसी के अंतर्गत चलता है। तो पूल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये म्यूचुअल फंड की तरह ही है। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा एक पूल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसी तरह PMS में भी एक पूल अकाउंट एक जरिया है जिससे हम निवेशकों से पैसे ले सकते हैं। सो पूल अकाउंट में जो पैसा जो पड़ा होता है वो PMS अकाउंट से लिंक होता है। तो हर क्लाइंट का एक PMS अकाउंट होता है जिसके साथ में वो पैसे को लिंक कर दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल उसके शेयर्स खरीदने के लिए किया जाता है। तो PMS में कस्टोडियंस का एक कॉन्सेप्ट है। PMS में कस्टोडियंस को अपॉइंट किया जाता है जो इस अकाउंट के और निवेशकों के डीमैट अकाउंट्स की देखरेख करते हैं। ये पूल अकाउंट PMS के नाम पर ही ओपन किया जाता है। तो ये मार्शलिस, अगर हम जैसे PMS हैं तो मार्शलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के नाम पर इस अकाउंट को ओपन किया जाता है, और ये उसी कस्टोडियन, उसी बैंक के साथ में ओपन किया जाता है। इस अकाउंट को ऑपरेट करना ये कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कस्टोडियन इसको ऑपरेट करता है। PMS एक इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। सो अगर सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो कस्टोडियन की जिम्मेदारी होती है इन अकाउंट्स और इन डीमैट अकाउंट्स की देखरेख करना। तो PMS का काम होता है हर चीज का हिसाब किताब रखना, पैसे को मैप करना, कोई भी पैसा अगर ट्रांसफर आउट हो रहा है या इन हो रहा है तो उसकी इंस्ट्रक्शन देना कस्टोडियंस को। और सेबी सारे PMSs को ये मैंडेट करता है कि वो इस पूल अकाउंट के रिलेटेड अपना ऑडिट हर साल करवाएं, और ये सारे ट्रांजैक्शंस की रिकंसिलिएशन की जिम्मेदारी ले। और इसमें कस्टोडियंस भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और ये कस्टोडियंस जो होते हैं ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि पैसे से रिलेटेड कोई भी गलती ना हो। ये इनकी जिम्मेदारी है कि हर चीज का चेक और रिकंसिलिएशन बार बार करते रहें ताकि कोई ऐसा एरर ना हो जाए। सो क्योंकि PMS के ऑडिट्स होते रहते हैं, साथ ही कस्टोडियंस इन्वॉल्व हैं इसके ऑपरेशन में, इसलिए इसको सेफ माना जाता है। अब बात आती है कि हम क्यों क्लाइंट खुद से नहीं कर सकता, राइट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम ही ये है कि हम क्लाइंट से पैसा लें, उनका पैसा जब कहीं जहां लगाना है वहां लगाएं, और साल में अगर कहीं हमें सेल करना पड़े या बाय करना पड़े या रीबैलेंसिंग करनी पड़े पोर्टफोलियो की, तो हमें बार बार क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है।
हम अपने टाइम पर जब हमें कॉल लेना है हम इमीडिएटली कॉल लेकर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसमें जो है ऑपरेशनली बहुत इजी हो जाता है एक पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए ये सारे चेंजेस करना। ओके, एंड जो लास्ट वाला गॉड फॉरबिड अगर कल मार्सेलस बंद हो गया तो क्या मेरे पैसे सेफ? जी, तो हर पैसा जो पूल अकाउंट में आता है ये सेम जैसे मैंने कहा था कि ये म्यूचुअल फंड वाला ही कॉन्सेप्ट है। जो भी पैसा पूल बैंक अकाउंट के अंदर आता है ये एक उसके अंदर एक कैश मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। तो जो भी पैसा आता है वो क्लाइंट के एक पीएमएस अकाउंट को मैप्ड होता है। और कल को समझो कि अगर मार्सेलस बंद हो जाता है तो पूल अकाउंट की जो समझो कि जो अगर हम बैंकरप्ट हो गए या हमारे ऊपर कुछ केस हो गया या फिर इनकम टैक्स ने आके कुछ सब कुछ ब्लॉक कर दिया हमारा, तो पूल अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस वैसी नहीं आती है। पूल अकाउंट्स में जो भी पैसा आता है वो क्लाइंट के लिए मैप्ड होता है और क्लाइंट के नाम पर होता है और वो क्लाइंट को ही बैंक अकाउंट में चला जाता है। ओके, सौरभ ये सवाल आपके लिए, तो पीएमएस जो प्रोडक्ट होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, कौन से निवेशों के लिए अच्छा रहता है? काफी बार मेरी बातचीत हुई लोगों से, उनमें थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या मैं पीएमएस में करूं। तो आपके ओपिनियन में पीएमएस कौन से निवेशों के लिए अच्छा होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड सही है या पीएमएस गलत है या पीएमएस सही है म्यूचुअल फंड गलत है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। फंड सही है या गलत है या पीएमएस फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है। वो बात हम आपके पॉडकास्ट में आगे बात कर सकते हैं कि फंड मैनेजर की अहमियत इतनी क्यों है। बट मोटा मोटी जैसे आपने अभी बताया 50 लाख की जो पूंजी है वो मिनिमम पूंजी सेबी ने रखी है, तो वही निवेशक पीएमएस के बारे में सोचे, वही निवेशक पीएमएस में आए जो 50 लाख की पूंजी इकट्ठा करके एक साथ निवेश कर सकते हो। बाकी जो लोग 50 लाख नहीं ला सकते उनके लिए म्यूचुअल फंड ही माध्यम है निवेश करने का। और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड में ज्यादातर म्यूचुअल फंड में 50, 60, 70 स्टॉक होते हैं, तो वो डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें रिस्क थोड़ी और स्प्रेड आउट होती है। ज्यादातर पीएमएस मैनेजर और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उस पैमाने पे देखे तो पीएमएस थोड़ा रिस्की होता है म्यूचुअल फंड के मुकाबले में, बट रिटर्न भी उसी मुताबिक थोड़ी सी हायर आ सकती है। म्यूचुअल फंड और डाइवर्सिफाइड होता है। म्यूचुअल फंड आम इंसान के लिए, आम पब्लिक के लिए बनाई गई है। पीएमएस जो उन्हीं निवेशकों के लिए है जो 50 लाख या ज्यादा एक साथ डाल सके। चलिए ठीक है। कपिल, आपके लिए सवाल, पीएमएस में जब शेयर्स खरीदते बेचते समय मुझे कौन सा प्राइस मिलता है? समझिए मैंने पीएमएस में मैंने निवेश किया है और आप पीएमएस मैनेजर्स हैं, तो जब आप शेयर्स खरीदते बेचते तो मुझे कौन सा प्राइस मिलता है? इंट्राडे प्राइस मिलता है, क्लोजिंग प्राइस मिलता है? मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है कि आपको दिन का बेस्ट प्राइस मिला है? एंड काफी बार मुझे ये सवाल आया भी है कि मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है कि मार्सेलस ने मेरे लिए 100 शेयर्स ऑफ XYZ खरीदे या 50 शेयर्स XYZ के बेचे। तो ये कैसा प्रोसेस चलता है? जी जी, तो बेसिकली आप देखो तो पीएमएस में ट्रेड्स जो होते हैं वो पूल लेवल पर होते हैं। ठीक है, क्लाइंट का एक सिंगल डीमैट अकाउंट खोला जाता है। तो ये मैं रेजिडेंट क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, एनआरआई के लिए मैं बात कर सकता हूँ उसके ऊपर, बट रेजिडेंट क्लाइंट्स के लिए एक पूल अकाउंट होता है, एक पूल ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक डीमैट अकाउंट उनके नाम पर खुलाया जाता है, राइट। सो पीएमएस में सारे ट्रेड्स बेसिकली पूल लेवल पर ही होते हैं। तो होता है क्या है कि समझिए कि आज मुझे 10 निवेशकों के लिए 100 शेयर्स खरीदने हैं और समझिए कि ये 100 शेयर्स मैं 5 अलग अलग भाग में या ट्रांचेस में जो कहते हैं अलग अलग प्राइस पर खरीदता हूँ। ठीक है, तो 100 शेयर खरीदने मैंने 5 अलग अलग भागों में उसको खरीद लिया, अलग अलग ट्रांचेस में उसको अलग अलग प्राइस पर खरीदा। तो इन सारे 100 शेयर्स का, उस दिन जो मैंने 100 शेयर खरीदे हैं, उन 100 शेयर्स का वेटेड एवरेज प्राइस मैं उन हर एक शेयर्स को एलोकेट कर देता हूँ। तो उन सारे निवेशकों को जिनके लिए ये स्टॉक्स आज खरीदे गए थे उन सबको उन 100 शेयर्स की जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो मिल जाती है ना। अभी देखो तो किसी भी क्लाइंट का कोई ऐसा ऊपर या नीचे का भाव नहीं मिलता है बेसिकली कि ना ही किसी की क्लोजिंग प्राइस मिलती है। तो वेटेड एवरेज प्राइस एलोकेट की जाती है उस दिन के ट्रेड्स के हिसाब से। और जो आखिरी सवाल आपने पूछा, हाँ बिल्कुल, बहुत सारे क्लाइंट्स हमें क्वेश्चन करते हैं। तो जो नोटिफिकेशन का जो सिलसिला है ये NSDL CDSL से लिंक्ड है। ये NSDL CDSL का फीचर है। हम हमारी तरफ से कोई ऐसा SMS अलर्ट्स नहीं भेजते। तो NSDL CDSL के थ्रू जो टेक्स्ट अलर्ट जाता है क्लाइंट को या जो उसमें जो डेटा है, तो बेसिकली क्या करता है कि बाय करने पर कोई ट्रांजैक्शन अलर्ट नहीं जाता है, पर जब भी कब सेल होता है, जब भी क्लाइंट के अकाउंट से स्टॉक्स आउट होते हैं तब डेफिनेटली SMS ट्रिगर होता है। और ये हमेशा, अगर उस दिन कोई सेल हुआ है तो उसके डे एंड पर
6, साढ़े 6, 7 बजे के टाइम पर वो उनको टेक्स्ट अलर्ट्स आ जाते हैं। तो सेलिंग में जरूर होता है पर बाइंग में नहीं होता। और सेलिंग में वो भी आफ्टर मार्केट आवर्स होता है, शाम को। आफ्टर मार्केट या शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के अराउंड ये सारे टेक्स्ट अलर्ट्स आते हैं क्लाइंट्स को। चलिए, तो ठीक है। पॉजिटिव का फीचर है। हालांकि इसको हेल्प करने के लिए क्लाइंट्स को कि उनको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर पोर्टफोलियो मैनेजर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक तरीके का एक्सेस तो प्रोवाइड करे, स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होता है। बट हमारे इसमें हमने क्लाइंट्स को एक ऑनलाइन एक्सेस दिया हुआ है जहां पर वो अगर कल जो भी एक्टिविटी हुई है उनके पोर्टफोलियो में वो आज लॉगिन कर सवेरे लॉगिन करके वो देख सकते हैं कि क्या बाय हुआ है क्या सेल हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप बोल रहे हैं कपिल जी कि पहले एक डैशबोर्ड आप देते हैं अपने क्लाइंट्स को, जो नेक्स्ट डे पे उनको मालूम पड़ जाता है कि आपने उनके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन किए। फर्स्ट वो हुआ, राइट? एग्जैक्टली, हाँ। तो ये लाइव नहीं होता बट ये करेक्ट। एक दिन पहले की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगले मॉर्निंग में दे देता है। और दूसरा, मेरे ख्याल से पीएमएस में नॉर्मली मंथ एंड पे एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आता है, राइट? डेफिनेटली। तो मंथली एक वो तो मैंडेटरी है सेबी द्वारा, तो हम वो डेफिनेटली भेजते हैं। चलिए, ठीक है। सौरभ, आपके लिए अभी जो आपने जो पहला जवाब दिया था उसमें इन डेप्थ जाते हैं। जैसे आपने बोला था कि पीएमएस में फंड मैनेजर देखकर पैसे डालता है, तो फंड मैनेजर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आप वो जो आपने पहले बोला था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे पीएमएस फंड मैनेजर के बारे में, तो प्लीज उसको डिटेल में बताइए। देखिए, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। गाड़ी आप कोई भी चलाइए, स्विफ्ट डिजायर हो या फेरारी हो, अगर गाड़ी का ड्राइवर बेकार हो तो गाड़ी बर्बाद हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो तो स्विफ्ट डिजायर पे भी आप बांद्रा से कोलाबा शीघ्र ही पहुंच सकते हो। सो जिस प्रकार से गाड़ी किस रफ्तार में मुंबई के सड़कों से चलती है, गाड़ी के टिकट प्राइस या कितने भाव में आपने गाड़ी ली है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, गाड़ी के ड्राइवर के स्किल के ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में निवेश करो या पीएमएस में निवेश करो, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, कितनी आपकी कमाई होगी, वो निर्भर करता है फंड मैनेजर के स्किल के ऊपर, राइट। अब आप अगर नए निवेशक हो, आप पीएमएस या म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की स्किल को जांचने की चेष्टा कर रहे हो, आप कैसे कर सकते हो? मेरे ख्याल से मेरे जो एक्सपीरियंस है, 3 चीजें हैं जिससे आपको मेरे को काफी अच्छा अंदाजा हो जाता है कि ये फंड मैनेजर मेरे लिए पैसा बना सकता है नहीं। पहली बात है प्राइसेस, कॉस्ट। जहां पे भी फीस हाई हो वहां पे आपकी रिटर्न अच्छी आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज आपकी रिटर्न तब जाएगी जितनी ज्यादा फीस आएगी। दूसरी चीज आपको देखना चाहिए, फंड मैनेजर की खुद की पूंजी, फंड मैनेजर की जो खुद की सेविंग्स है वो कहाँ पे उसने लगाया है। अगर फंड मैनेजर ने अपनी खुद की सेविंग्स, मेजॉरिटी अपनी सेविंग्स अपने ही फंड में लगाई है, वो एक काफी अच्छा साइन होता है कि फंड मैनेजर अपना ही फंड में अपनी अपनी जिंदगी की सेविंग्स को लगा रहा है। और तीसरी चीज जो जिसकी मेरे ख्याल से अहमियत काफी ज्यादा रहनी चाहिए कि फंड मैनेजर ने उस फंड को कितने सालों तक चलाया है। अगर फंड मैनेजर उस फंड को काफी साल से चला रहा है, 5, 6, 7, 8 साल से उस फंड में निवेशित है और फंड की कॉस्ट लो है, फीस लो है, तो मोटा मोटी आप काफी सेफ टेरिटरी में हो। वो पीएमएस हो या म्यूचुअल फंड हो, आपको वैसे फंड के बारे में काफी सीरियसली सोचना चाहिए। बढ़िया। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप अगर पीएमएस में निवेश करना चाहते हैं तो फंड मैनेजर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए कपिल, अभी ये एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, ठीक है? क्योंकि पीएमएस में काफी फीस, एक्सपेंसेस, कमीशंस, प्रॉफिट शेयरिंग, फिक्स्ड फी, ये बहुत कुछ होता है। तो अगर आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं हमारे लिसनर्स के लिए कि ये फीस एक तो कौन से होते हैं, इन पे चार्ज आप किस बेसिस पे करते हैं क्या, और तीसरा, क्या ये मेरे कॉर्पस से कट के जाता है कि मैं आपको सेपरेटली चेक काटता हूँ? ठीक है, तो पहले नंबर 1, व्हाट आर द फीस? ये जो फीस चार्जेस होते हैं वो कौन से होते हैं? दूसरा, कैसे लेवी होते हैं? और तीसरा, मैं ये फीस आपको कैसे पे करता हूँ? ओके। तो पहली बात तो जो फीस, पहले मैं वो कवर कर लूंगा कि जो फीस को पे कैसे करते हो आप, बिकॉज वो सिंपल सा है। सो जब फीस को पे करना होता है तो ये ऐसा होता है कि जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी फीस है, इसको रिकवर करना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के का ही हिस्सा है बेसिकली। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हिस्सा है फीस रिकवर करना और फीस को और एक्सपेंसेस को रिकवर करना, राइट। अब होता क्या है कि बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हमने मार्केट में देखा है जो क्या करते हैं कि जो अवेलेबल कैश बैलेंस है पोर्टफोलियो का उसी में से रिकवर कर लेते हैं, और अगर उतना कैश बैलेंस सफिशिएंट नहीं होता है तो वो सिक्योरिटीज को लिक्विडेट करके उससे अपना जो भी फीस और एक्सपेंसेस है वो रिकवर कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि हम अगर कैश बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो हम क्लाइंट को एक
इत्तला कर देते हैं कि आपके पास इतना कैश बैलेंस है, लेकिन आपकी फीस जो है समझो 1 लाख रुपए है और आपका कैश बैलेंस 50,000 रुपए है, तो आपको 50,000 और लगेंगे हमें इस पर्टिकुलर एक्सपेंस या फीस को रिकवर करने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप टॉपअप कर दीजिए आपके अकाउंट में उसी सिमिलर अमाउंट का, और वो टॉपअप से हम क्या करेंगे कि कैश यूज कर लेंगे एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमें सेलिंग करनी नहीं पड़ती कोई भी सिक्योरिटीज की, और क्लाइंट का जो कैपिटल गेन टैक्स और वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लॉस गेन अगर इनकर हो रहा हो तो वो बच जाता है उससे। तो इस तरीके का हमारे यहाँ पर होता है, बट जनरली इट्स अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑपरेशन, तो उसी के अंतर्गत उसको रिकवर किया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं और क्या फीस होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसको बहुत ही सिंपल वे में और बहुत जल्द से इसको खत्म कर सकूं। तो पहले मैं फोकस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कि ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो एक होती है कस्टोडियन फी। तो एक कस्टोडियन हम अपॉइंट करते हैं तो उनको फी पे करनी पड़ती है, वो एक कस्टडी फी होती है। और दूसरा एक होता है फंड अकाउंटिंग चार्ज, क्योंकि बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हर पैसा कहाँ से गया उसका हिसाब किताब, डिविडेंड कितना आया, कहाँ गया, क्या सेल हुआ, क्या चार्ज पे हुआ, क्या एक्सपेंसेस, क्या फीस रिकवर हुई, ये सारा हिसाब किताब जो है फंड अकाउंटेंट करता है। इसलिए फंड अकाउंटिंग एक्सपेंस चार्ज किया जाता है। दूसरा ब्रोकरेज, तो आपको पता है कि ये तो बेसिक सा है कि अगर बाई सेल करेंगे तो ब्रोकरेज तो चार्ज होगी। और दूसरा एक होता है कि आप जैसे कि हमने साइन अप वगैरह किया क्लाइंट्स के साथ में, स्टैम्प ड्यूटी नोटरी पे किया, तो वो एक पहली बार जो वन टाइम चार्ज होता है, आपको एक ही बार पे करना होता है। और दूसरा एक रिकरिंग कॉस्ट जो होता है वो होता है कि ऑडिट फी, क्योंकि हम क्लाइंट्स के ट्रांजैक्शंस बुक्स को ऑडिट करवाते हैं एक एक्सटर्नल पार्टी से, तो उसकी एक फी होती है जो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको एक बार पे करनी पड़ती है। तो कस्टडी चार्ज, फंड अकाउंटिंग चार्ज, ये दो एक ऐसे चार्ज हैं जो आपकी एवरेज AUM पे, तो जैसे कि अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर कहता है कि मैं साल में एक ही बार कस्टडी फी चार्ज करूंगा, तो एवरेज AUM पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। और अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर कहता है कि नहीं मैं तो हर क्वार्टरली इसको हमें पे करना है कस्टोडियन को, तो हम क्वार्टरली चार्ज करेंगे, तो उसको क्वार्टरली बेसिस पर प्रोरेटा पर एवरेज AUM, उस पर्टिकुलर क्वार्टर के एवरेज AUM पर उसको कैलकुलेट करके चार्ज किया जाता है क्लाइंट को। जो सेटअप कॉस्ट है, जो मैंने कहा स्टैम्प ड्यूटी नोटराइजेशन चार्जेस, वो तो फ्लैट चार्जेस होते हैं। ब्रोकरेज भी एक अग्रीड रेट होता है जो ब्रोकरेज रेट के हिसाब से अदा करना होता है। और ऑडिट फी होती है, वो भी एक फ्लैट अमाउंट होता है जो क्लाइंट को पे करना है। तो ये बेसिक चार्जेस हैं जो कि हर एक PMS इन्वेस्टर को लगते हैं। अब इसमें एडिशनल क्या है कि अगर आप NRI हो तो आपको हो सकता है कि आपको कुछ PIS रिपोर्टिंग चार्ज एक एक्स्ट्रा पे करना हो, और एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है जो कि NSTL CDSL के चार्जेस को इंक्लूड करता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर 100 रुपया, या फिर किसी का होता है कि 150 रुपया, उस हिसाब से उनको पे करना पड़ता है पर ट्रांजैक्शन, जो पर बाय सेल पर स्क्रिप्ट के हिसाब से वो पे करना होता है। अदरवाइज और कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता नहीं है। ठीक है कपिल, तो इसमें आपके चार्जेस क्या है? मतलब जो आप जैसे फंड मैनेजमेंट फी होती है, तो जो आप अपना मतलब उसमें आप अपना कुछ चार्ज करेंगे, शायद उसमें प्रॉफिट शेयर होगा या एक फिक्स्ड फी होगा, तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है फिर? राइट, तो ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये बेसिकली पास थ्रू चार्जेस हैं। इसमें से हमारे जेब में कुछ नहीं जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस जो होती है वो एक चीज है जो पोर्टफोलियो मैनेजर के हक की होती है, और वो चार्ज करते हैं। अब मार्केट में दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि चलते हैं, एक है मैनेजमेंट फीस और दूसरा है परफॉर्मेंस फीस। मैनेजमेंट फीस को फिक्स्ड फीस भी कहा जाता है। तो बेसिकली एक फिक्स्ड रेट होता है 1.5% या 2%। ये क्लाइंट को पर एनम 1.5% या 2% ऐसे ऑफर किया जाता है, और इसको चार्ज किया जाता है वेटेड डेली एवरेज AUM पर। तो यानी कि अगर समझो कि पोर्टफोलियो मैनेजर कहता है कि मैंने आपको 2% का रेट फिक्स्ड फी दिया हुआ है और हम इसको हर क्वार्टरली चार्ज करेंगे, तो हर क्वार्टर का जो डेली AUM है उस क्वार्टर का डेली AUM को उसका एवरेज अमाउंट लेकर उसके ऊपर वो रेट प्रोरेट करके हम उसको चार्ज करेंगे। तो अगर इसमें एग्जांपल अगर ये जो क्वार्टरली एवरेज है 1 करोड़ है, तो यानी इस पे जो 2% होता है, विच आई थिंक वुड बी व्हाट 2 लाख, हाँ, तो वो 2 लाख साल का होगा। हाँ जी, साल जो का। आप मुझे क्वार्टरली क्या 50,000 ऐसा चार्ज करेंगे? 50,000 करके, हाँ, ठीक है, प्लीज गो ऑन। हाँ जी। दूसरा एक है परफॉर्मेंस फीस। परफॉर्मेंस फीस, सो इस परफॉर्मेंस फी में क्या होता है कि एक परफॉर्मेंस फी का एक रेट ऑफर किया जाता है क्लाइंट को, समझो कि 20% या फिर 15%, और पोर्टफोलियो मैनेजर एक हर्डल रेट ऑफर करता है। जैसे
8% हो गया, 10% हो गया, 12% हो गया, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का फंड है, किस तरीके का उसमें मिनिमम रिस्क है वगैरह वगैरह, उस बेसिस पर वो हर्डल रेट ऑफर किया जाता है। तो हर्डल रेट ये एक ट्रिगर पॉइंट है फी चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो अगर इस साल के बिलिंग साइकिल में, समझो कि इस साल के बिलिंग साइकिल में डे 1 से लेके लास्ट डे साल का, अगर इसमें हर्डल रेट से ऊपर की परफॉर्मेंस हुई है तो ही परफॉर्मेंस फी ट्रिगर होगी, तो ही परफॉर्मेंस फी चार्ज होगी। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 8% का हर्डल रेट क्लाइंट को ऑफर किया है और साल की शुरुआत में 100 रुपया मैंने डाला था और आज मेरी वैल्यू 120 रुपया है, तो अगर मैं 8% का हर्डल रेट दे रहा हूँ तो 8% ये एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिटर्न है। तो 108 रुपए तक तो 8 रुपए इज बेसिकली 8%। तो 108 रुपए की जो ऊपर का जो वैल्यू है 12 रुपए है, उसके ऊपर मैं 20% चार्ज कर लूंगा। अगर मैं 20% की परफॉर्मेंस फी है तो मैं समझे 2.4 रुपीज क्लाइंट से मैं फीस चार्ज करूँ। तो हर्डल रेट वही है कि इस साल में मैंने मेरी जो वैल्यू है, एंड वैल्यू 120 रुपया, वो मेरे हर्डल रेट से ऊपर है या नहीं, ये मेरा पहला ट्रिगर पॉइंट है। तो ये हर्डल रेट का मतलब होता है। और क्या करते हैं कि एक सेबी द्वारा एक हाई वाटर मार्क का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जो रेगुलेशन से ही आता है, और उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि हाई वाटर मार्क वो वैल्यू है जो क्लाइंट के द्वारा दिए गया इनिशियल कॉर्पस अमाउंट, जो समझो क्लाइंट ने अगर 100 रुपया दिया तो पहले साल में वो 100 रुपया ही हाई वाटर मार्क है, बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट व्हाट द क्लाइंट हैज गिवन टू यू। और उसके बाद में जब आप साल दर साल आप क्लाइंट को चार्ज करते हो फीस, तो ये वो वैल्यू है जिस पर फीस क्लाइंट ऑलरेडी पे कर चुका है। एक एग्जांपल देने के तौर पर, जैसे हमने एक पहला एग्जांपल दिया 100 और 120, तो पहले साल के अंत में 120 पर क्लाइंट को फीस चार्ज हो गई है, तो 120 उसका हाई वाटर मार्क बन गया। अब अगले साल समझो कि 120 से लॉस हो जाता है, समझो कि 120 से हम गिर गए और 105 पर आ गए, और फिर उसके तीसरे साल में हमने बढ़त की और हम 105 से बढ़कर 119 पर आ गए। अब आप देखिएगा कि पहले साल में 120 की जो पोर्टफोलियो वैल्यू थी उस पर फीस चार्ज हो चुकी है क्लाइंट को, वो उसका हाई वाटर मार्क बन चुका है। तो भले ही तीसरे साल में हमने 105 से 119 पर ले गए क्लाइंट को, लेकिन हमने हाई वाटर मार्क के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो हम फीस क्लाइंट को चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर हर्डल रेट हमने बीट कर दी, एक चीज जो थी हमने बीट कर दी, उसके से ट्रिगर हो भी सकती थी फीस। बट हाई वाटर मार्क कॉन्सेप्ट जो सेबी ने दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्लाइंट को नहीं फीस चार्ज कर सकते। तो यानी कि ऐसी क्लाइंट का वो पैसा जिस पर क्लाइंट ने ऑलरेडी फीस पे कर चुकी है, उस पर दोबारा से फीस पे नहीं करेगा। तो ये हाई वाटर मार्क का एक्चुअली मतलब है। तो बेसिकली इस तरह से बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर मार्केट में फीस ऑफर करते हैं कि 20% का परफॉर्मेंस फी होगा और 8 या 10% का आपको हर्डल रेट दे देंगे, और उसके ऊपर वो साल दर साल क्लाइंट को चार्ज करते रहेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक और एक सवाल था। हाँ नहीं, ये आपने कवर कर लिया था, काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें एक जुड़ा हुआ सवाल था जो था कि क्या मैं पीएमएस फीस इनकम टैक्स में क्लेम कर सकता हूँ क्या मेरे रिटर्न में? हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। हाँ जी, तो नहीं, इसका जवाब ना है। पीएमएस का कोई भी एक्सपेंस आप इनकम टैक्स में क्लेम नहीं कर सकते। सो इसका बेसिक रीजन ये है कि पीएमएस का कोई भी एक्सपेंस सिक्योरिटी का एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से आप इसको कहीं पर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। ये आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है और इसके लिए इसको कहीं पर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। कैपिटल गेन्स इंक्लूडेड उसमें भी मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक है। चलो सौरभ, आपके लिए सवाल। अभी लोगों में कभी ऐसा एक परसेप्शन, छवि, मतलब एक इमेज रहती है कि क्योंकि पीएमएस में ज्यादा फीस है, आप प्रॉफिट शेयर भी ले रहे हैं, तो रिटर्न्स भी ज्यादा होनी ही चाहिए। तो क्या ये परसेप्शन सही है, गलत है, कैसा? देखिए, पीएमएस में ऐसा नहीं कि हमेशा पीएमएस में फीस ज्यादा है। जैसे कि अगर हमारा ये खुद का एग्जांपल ले, हमारे ज्यादातर क्लाइंट जीरो फिक्स्ड फी पे करते हैं, कोई उनको फिक्स्ड फी देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा रिटर्न, जैसे कपिल समझा रहे थे, अगर हमारा कोई फीस नहीं लेते। और उसी अगर सेम इंडस्ट्री अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी 2% की फिक्स्ड फी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पीएमएस की फी म्यूचुअल फंड से ज्यादा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि पीएमएस मोटी बड़ी पूंजी रखने वाले लोगों के लिए है, 50 लाख के ऊपर। तो एक मोटा मोटी इंप्रेशन बन जाता है कि म्यूचुअल फंड
आम इंसान के लिए है, मानिए म्यूचुअल फंड ओडीपी रेस्टोरेंट की तरह है, और पीएमएस ताज में चाय कॉफी पीने की तरह है। एक एलीट सा इमेज बन जाता है। बट जैसे मैंने समझाया कि ये इमेज है, वास्तविकता कुछ और है, असलियत कुछ और है। काफी सारे पीएमएस स्कीम्स हैं हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड से सस्ते हैं। मोटा मोटी आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके पूंजी के मुताबिक। अगर आपकी पूंजी 50 लाख के नीचे नहीं 50 लाख के नीचे है तो आपके लिए सिर्फ म्यूचुअल फंड ही रेलेवेंट है। अगर आप 50 लाख के ऊपर की पूंजी रखते भी हो तो आपको फिर भी सोच समझ के पीएमएस में निवेश करना पड़ेगा कि अच्छा फंड मैनेजर के साथ आप जुड़े। अगर आप बेकार फंड मैनेजर के साथ जुड़ जाए, आप पीएमएस करो या म्यूचुअल फंड करो, पैसा आपका बनना मुश्किल रहेगा। तो फंड मैनेजर अहम होता है, उसी के मुताबिक रिटर्न ज्यादा या कम आती है। फीस के साथ उतना अहमियत नहीं है। जैसे मैंने समझाया, ऐसी ये सोच गलत है कि पीएमएस महंगी है और म्यूचुअल फंड सस्ता है। सस्ता है, ठीक है, बढ़िया। कपिल, डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम क्या होता है? क्या वो डिविडेंड मेरे बैंक अकाउंट में आता है? अगर मेरे पास शेयर्स हैं XYZ कंपनी के, वो तो पैसे स्ट्रेट अवे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। पीएमएस में क्या होता है? क्या डिविडेंड बैंक अकाउंट में आता है, या आप पीएमएस मैनेजर आप वो री इन्वेस्ट करते हैं, या मुझे चॉइस देते हैं कि मैं बैंक में ले लूं या मैं री इन्वेस्ट करूं? तो वो कैसा होता है? बिल्कुल। सो पीएमएस में जब डीमैट अकाउंट सेटअप ही करते हैं तब वो पूल अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो यानी कि जो भी पैसा आया वो उस डीमैट के प्रति डेडिकेटेड है और उसमें बाइंग ऑफ शेयर्स हो जाते हैं। इसी के चलते जब डिविडेंड आता है उन शेयर्स पर, तब ये पैसा पूल अकाउंट में ही क्रेडिट होता है और कैश मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए इसको क्लाइंट के पोर्टफोलियो कैश बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि क्लाइंट्स को क्यों नहीं आता उनके बैंक अकाउंट में, तो अगर करने जाए तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ऑपरेशंस के लिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने डिविडेंड लाकर क्लाइंट के बैंक अकाउंट में अगर आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि क्लाइंट के बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, तो उसका ट्रैक मिस हो जाता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कल को क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे तो रिसीव ही नहीं हुआ। तो हमारे पास उस चीज का हिसाब किताब नहीं रहेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है इतना अमाउंट फॉर एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, और बाद में ये जो अमाउंट थी ये उसके बाद में रिसीव भी नहीं हुई, राइट। तो उसका जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो डिफिकल्ट है। इसके लिए पीएमएस सेटअप के अंदर जो भी डिविडेंड है ये पूल अकाउंट में क्रेडिट होता है और फिर क्लाइंट के कैश बैलेंसेस में ऐड हो जाता है। तो इस और उसको बाद में क्या होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स को रीइन्वेस्ट कर देता है उसी के पोर्टफोलियो के अंदर। तो ऑब्वियसली इसमें जो भी टैक्स रेलेवेंट चीजें होती हैं, लाइक डिविडेंड पे टैक्स होता है, या आपने साल में अगर कुछ शेयर्स बेचे खरीदे तो उसमें कैपिटल गेन, वो आप मेरे ख्याल से ईयर एंड में एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देते हैं अपने क्लाइंट्स को, राइट? जी, कंसोलिडेटेड भी, और जैसे कि हमने कहा कि एक ऑनलाइन एक्सेस होता है उसके थ्रू क्लाइंट ट्रैक कर सकता है कि क्या डिविडेंड रिसीवेबल है, कितना डिक्लेयर हुआ है और कितना मुझे मिलने वाला है और कौन सी डेट पर मिला है, और वो एग्जैक्ट अमाउंट क्लाइंट के कैश बैलेंसेस में ऐड हो जाती है। अब होता है कि समझो अगर क्लाइंट को अगर एसएसपी करना है कि कितना टीडीएस मेरा कट गया, क्योंकि डिविडेंड आता है तो टीडीएस कटता है। सो वो भी उस अमाउंट को देखकर वो रिकंसाइल कर सकता है अपना 26 ईयर्स। सो जो भी डिविडेंड आता है उसके ऊपर जो भी टीडीएस कंपनी काटती है वो क्लाइंट के 26 ईयर्स में शो भी करता है, एंड वो वहां से उनकी बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स फाइल करते वक्त। चलिए ठीक है। और इसमें क्या मैं अपने शेयर्स को लेंड कर सकता हूँ? उसमें शायद मुझे करीब आई डोंट नो 1% भी बन सकता है, तो शेयर्स लेंड कर सकता हूँ मैं मेरे पूल अकाउंट में से? सो गुड क्वेश्चन। तो रेगुलेशन में लेंडिंग करने के लिए कोई मनाही नहीं है। रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप लैंड नहीं कर सकते। पर अगर आप अभी तक जो भी आपने समझा होगा, आप देखोगे कि पीएमएस के इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस और डिफिकल्ट तरीके से इसका सेटअप है, राइट। थोड़ा आमतौर पर जो नए पीएमएस इन्वेस्टर्स हैं कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं, राइट। तो क्योंकि और देखोगे लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो है ये पीएमएस की कोर एक्टिविटी नहीं है, ये कोर एक्टिविटी से हटकर है। इसके पीएमएस ऑपरेशन में ये एक्टिविटी नहीं आती है, तो इसलिए इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। पहली बात तो ये। साथ ही साथ पूल अकाउंट होने की वजह से, क्योंकि पूल अकाउंट है, पूल बैंक अकाउंट है, पूल ट्रेडिंग अकाउंट है और एक क्लाइंट का डीमैट है जो कि उसके नाम पर है। तो बिकॉज पूल अकाउंट इन्वॉल्व है, इसका एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, आप एंजल ब्रोकिंग या फिर कोई भी आप ब्रोकर के साथ में अपना एक अकाउंट खुलवा लेते हो डीमैट ट्रेडिंग, तो उस सिलसिले में क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, अपने इंडिविजुअल के नाम पर अकाउंट ओपन किया है, आपको पता है कि इतने स्टॉक्स हैं मेरे पास, मैं इनको बेचूंगा, कल मुझे लेंड करना होगा तो मैं इसको लेंड कर दूंगा, फिर जब मुझे पैसे की जरूरत होगी सेल करना होगा तब मैं उस वहां से वापस ले लूंगा लेंड ब्रोकर से, और फिर बाद में इसके सेल कर दूंगा। तो आपको पता होता है कि आपके इसमें क्या हो रहा है।
राइट, वो क्लाइंट का इंडिविजुअल अकाउंट में बहुत सिंपल होता है। बट जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तब बिकॉज पूल अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें बहुत ऑपरेशनल हैसल आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कल को अगर मुझे बाय करना है या सेल करना है तो मुझे क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर क्लाइंट एक आवेदन देगा अपने ब्रोकर को कि इसको अब मुझे लैंड किया था मुझे वापस दो क्योंकि मुझे सेल करना है। तो उसमें ट्रांजिशन पीरियड बहुत बड़ा है। इसकी वजह से और इतना कॉम्प्लेक्स है कि देयर आर चांसेस कि आप क्या से एरर हो सकता है, क्लाइंट के एंड से भी हो सकता है, हमारे एंड से भी हो सकता है। तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो बिकॉज ये अब कोर एक्टिविटी नहीं है पीएमएस की, इसलिए और पूल अकाउंट जो सेटअप है इस तरह से बना हुआ है सारी चीजें कि डिफिकल्ट कर देती हैं आपको अपने स्टॉक्स को लैंड करने से। तो इसलिए ज्यादातर आप मार्केट में देखोगे कोई पोर्टफोलियो मैनेजर्स को प्रमोट भी नहीं करता है या ऑप्ट इन भी नहीं करते हैं इस ऑप्शन। चलिए ठीक है सौरभ, ये अगला सवाल आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको मार्सेलिस का जो न्यूज़लेटर है, मार्सेलिस एक बहुत एक यूनिक पीएमएस है जो अपने जो न्यूज़लेटर्स हैं ये सब इनके वेबसाइट पे हैं। आप इनका न्यूज़लेटर, आप अगर उनके जो उनका मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है अगर आप उनके न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करते हो। मैं मुझे तो याद है क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब किया ही है। उनके सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है मार्सेलिस का ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़लेटर्स। एवरी संडे इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा 3 लॉन्ग 3 शॉर्ट्स आर्टिकल्स का कॉम्पिलेशन भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्सेलिस के बारे में कि इनका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है ये आप एक्चुअली इवन इफ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन द पीएमएस, अगर आपने वो पीएमएस में ₹1 नहीं डाला है फिर भी आपको वो मिलेगा आपको। तो सौरभ, मैंने जब मैं आपके न्यूज ये जो मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में पढ़ता हूँ, अभी मेरे ख्याल से जून का भी अभी आया था थोड़े 1-2 दिन पहले, तो आप एक TWRR विच इज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न आप यूज करते हैं अपना परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए। और जहां तक मुझे पता है एक होता है कैगर और एक होता है XIRR। XIRR होता है जब मेरा SIP होता है और अगर पीरियड ऑफ टाइम में मुझे अगर मेरे टोटल रिटर्न्स फाइंड आउट करना है तो XIRR यूज करता हूँ। कैगर अगर मुझे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न यूज करना है तो मैं वो यूज करता हूँ। TWRR क्या होता है? ये आप TWRR क्यों यूज करते हैं? और अगर हमारे लिसनर्स को थोड़ा कंसेप्चुअली भी अगर समझा सकते तो बहुत बढ़िया होगा कि TWRR क्या होता है, XIRR क्या होता है, CAGR क्या होता है, उनमें फर्क क्या होता है और आप TWRR क्यों यूज करते हैं? तो सेबी ने 2020 पिछले साल सेबी ने पीएमएस रेगुलेशंस को नए पीएमएस रेगुलेशंस सेबी के पब्लिश हुए। उसके मुताबिक सेबी ने सारे पीएमएस पे ऐलान किया कि हर एक पीएमएस जो भी अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेगा अपने 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने क्लाइंट्स को या अपने पब्लिसिटी मटेरियल पे या वेबसाइट पे, या जो पीएमएस सेबी को भी, हर एक पीएमएस को सेबी को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है। सेबी ने बोला कि सारे पीएमएस को एक ही तरीके से परफॉर्मेंस रिपोर्ट करनी है, TWRR। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी सेम रूल फॉलो करना पड़ता है ना। TWRR क्या है? TWRR बोलता है कि मानिए कि हमने अगर आपको रिपोर्ट किया कि हमारे लास्ट 12 महीने में हमने 20% रिटर्न कमाया। TWRR कहता है कि उस 12 महीने में आपको पैसे इक्वल अमाउंट में मिले हो। ये TWRR फॉर्मूला में ये चीज समझी हुई है, दबी हुई है, अस्यूम्ड है कि 12 महीने में, मानिए मैंने ₹100 निवेश किए, हर महीने मैंने ₹100 लगाया पिछले 12 महीने में, और ये 20% ग्रेजुअली उस 12 महीने में मेरे को कमा के मिले, राइट। TWRR हर टाइम पीरियड को इक्वल अहमियत देता है, राइट। इसीलिए इसको टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पिछले जून के रिटर्न को ज्यादा अहमियत मिलेगी और पिछले दिसंबर के रिटर्न को कम अहमियत मिलेगी। हर एक टाइम पीरियड को इक्वल अहमियत देते हुए TWRR रिटर्न कैलकुलेट करता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी ये फॉलो करना पड़ता है और पीएमएस इंडस्ट्री को भी ये फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब हम क्लाइंट को उनका रिटर्न रिपोर्ट करते हैं, जाहिर है हम TWRR को यूज नहीं करते। जब अनुपम को बोलते हैं कि अनुपम आपने हमको ₹100 दिया था लास्ट ईयर जून में, आज देखिए हमने 100 का 120 कर दिया है, जाहिर है हम पॉइंट टू पॉइंट ही ले रहे हैं, हम 20% का रिटर्न ले रहे हैं, बिकॉज आपने हमको पूंजी दी थी, हमने एक साल में पूंजी को 20% ग्रो कर दिया है। सो आपके केस में अगर आपने एक ही बार हमको पैसा दिया था तो हम सिंपल कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। मानिए आपने हमको जून में ₹100 दिया था, दिसंबर में ₹50 और दिए थे, तो फिर हम XIRR का यूज करेंगे। तो पीएमएस इंडस्ट्री को दो अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। जब पब्लिकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जा रही है या रेगुलेटर को
ये रेगुलेटर का ऐलान है कि TWRR, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, हर एक टाइम पीरियड को इक्वल अहमियत दी जाए। और एक चीज है, जो भी रिटर्न PMS रिपोर्ट कर रहा है पब्लिकली या अपने क्लाइंट को, वो रिटर्न नेट ऑफ फीस होनी चाहिए, नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कंपेरेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि कपिल एक तरीके से परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर रहा है, सौरभ किसी और तरीके से कर रहा है। सबके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला सेम है, इससे कंपेरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से सेबी ने 2020 में रूल्स बदल के यूनिफॉर्म कर दिए। ठीक है, चलिए तो कपिल, आखिरी सवाल हमारे एनआरआई लिसनर्स के लिए कि क्या एनआरआई पीएमएस में निवेश कर सकते हैं? उनके लिए प्रोसीजर या डॉक्यूमेंट्स कैसे अलग होंगे एज कम्पेयर टू रेजिडेंट्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? जी बिल्कुल, तो एनआरआई डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई का जो सेटअप होता है वो रेजिडेंट से काफी अलग होता है। यहाँ पर पूल अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर क्लाइंट के खुद का एक डीमैट खोला जाता है, खुद का एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है और उनके नाम पर ही बैंक अकाउंट खोला जाता है। सो डिफरेंस यही है कि कंस्ट्रक्ट डिफरेंट है, सेटअप डिफरेंट है, और देखा जाए तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू रेजिडेंट क्लाइंट्स केस में। रेजिडेंट में एक पैन और एक एड्रेस प्रूफ देते हैं आप और अकाउंट खुल जाता है। हालांकि एनआरआई में ऐसा नहीं होता है। एनआरआई में आपको आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, फिर पासपोर्ट, और पासपोर्ट इंडियन है तो वीजा, अगर पासपोर्ट ओवरसीज का है तो OCI या PIO का डॉक्यूमेंट, प्लस इमिग्रेशन। जब आप करते हैं, आप इंडिया में आए हो या इंडिया से जा रहे हो, तब अपने इमिग्रेशन एक स्टैम्प पेज होता है, तो वो इमिग्रेशन स्टैम्प पेज, ये डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब होता यह है कि कुछ सिक्योरिटीज, जो ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं हम, जो सिक्योरिटी HDFC सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, तो सिक्योरिटीज वालों के लिए कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। जो NRIs कनाडा और अमेरिका से आते हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल रेगुलेशन होती हैं जिसको बहुत सारे सिक्योरिटीज वाले फॉलो नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या उनकी वो नहीं ओपन करते हैं अमेरिका और US से NRIs के लिए। बट हमारे मार्शल्स के सेटअप में डेफिनेटली हम करते हैं। इतना है कि जो सिक्योरिटीज को रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए, बैंक के रेगुलेशन से, RBI से, सेबी से अबाइड करते हुए, प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि आपको, अगर आपका क्लाइंट अगर US और कनाडा से है, तो उसको मौजूद होना पड़ता है इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वो साइन अप करेंगे उनको इंडिया में रहकर ही साइन अप करना होगा। बाकायदा बैंक से जो एक पर्सन है वो विजिट करेगा, वो इन पर्सन वेरिफिकेशन करेगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल्स चेक करेगा, उसको OSV करेगा। हाउएवर, अगर कोई क्लाइंट जो बाकी अलग देशों से है, तो वहां से वो वहां के लोकल एम्बेसी या फिर वहाँ के लोकल बैंक से अपने डॉक्यूमेंट्स पर अटेस्टेशन लेकर वो हमें डॉक्यूमेंट वहीं से साइन करके यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यही थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हाँ जी। टैक्सेशन की बात आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, बिकॉज बहुत सारे NRIs के मन में यही क्वेश्चन होता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है, मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि टैक्स क्या भरूं। सो रेजिडेंट में ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है कि आपका कितना गेन है, आपका ये गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और उसके ऊपर आप जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे तब आप उसको टैक्स को पे कर सकते हो। लेकिन NRIs केस में सब सोर्स पर ही डिडक्ट हो जाता है, यानी कि डिविडेंड तो आपको सभी का सोर्स पर डिडक्ट हो जाता है। उसी तरह NRI में जब आप सेल करते हो, जब पोर्टफोलियो मैनेजर कोई भी स्टॉक को सेल करता है, उसका जो भी सेल का जो पैसा है जो आता है, वो बैंक पहले ही TDS 15% या जो भी STCG LTCG कैलकुलेट करता है, वहीं पर काट कर वो पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो यानी कि जो भी टैक्स लायबिलिटी है, रेट सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इट्स जस्ट दैट कि वो सोर्स पर डिडक्ट होकर क्लाइंट NRIs को पैसा मिलता है उसका। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मेहमान, हमारे विशेषज्ञ मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के कपिल देव वर्मा और सौरभ मुखर्जी। कपिल, सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया अनुपम, शुक्रिया बुलाने के लिए हमको। थैंक यू। दोस्तों, धन्यवाद आपका ये पॉडकास्ट सुनने के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है B50, मेरा नाम है अनुपम गुप्ता, या फिर IVM के अकाउंट पर, उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे या जहां भी। और हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड आपका पैसा वैसा। कृपया ध्यान रखें, इस शो में होने वाली सारी बातें केवल सूचना देने के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सलाह समझना गलत है।
किसी भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। Hey everybody, let me tell you a little bit about what happened on the IVM Podcast Network this week. We've had some amazing stuff, right? I mean, like, I don't know if you're aware of the redoing or the rebranding of the Traveling Professors show. We called it now Smarter with Sid, with Siddharth Deshmukh. This week he examines Netflix getting into e-commerce and will this affect how Amazon's dominating the space? Also, let me give you another quick hits to join up on. So on Cyrus Says, Cyrus was joined by Olympic equestrian Imtiaz Anis, and Nishan Burla from the Triangle Offense podcast showed up on Thursday's Cock and Bull to talk about the NBA Finals. On Nankari, Sadaf and Archie were joined by Keshav Chaturvedi of the Tere Mere Raste podcast. On Storytellers and Storytellers, Vineet talked to Ashim Mathur from Dolby. And don't forget to follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram to keep up with what's going on the network. And with that, let me also just finally thank our sponsors. They're what makes things possible. We'd like to thank Seat, Cred, Global Victoria, Bank of Baroda, Intuit India, and Lenovo. Thank you so much for making this possible. We live in an age of disruption, of immense change in every aspect of work, life, and business. But is the old way of doing things truly dead? And are we ever going to stop saying the new normal? Join me, Varun Dugirala, on Advertising is Dead every Tuesday as I talk to entrepreneurs, leaders, creators, and change makers from across business, media, marketing, and beyond to dig a little deeper into how we got here, what we're doing now, and where we're headed. You can catch all the episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from.